वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट ये मैंने आप लोगों को कराया था और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो आरएल सर्किट पे बेस्ड है। आरएल सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं रहा, उसको हटा दीजिए। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमें समझना है। क्लियर? वैसे तो आप लोग इतना कैपेबल है कि सारे ही कर सकते हैं, और भी सर्किट्स हैं वो भी कर सकते हैं, पर चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं उनको क्रॉस लगवा दूंगा। क्लियर? बाकी का आप लोग कैपेबल हैं कि कर सकते हैं, तो बस केवल ऑन द बोर्ड दिखेंगे और जो पूछा जाएगा वो जवाब देंगे। इससे पहले अभी जो अगले 3-4 क्वेश्चन में जितने भी आपको कराऊंगा उनको करने से पहले कुछ एक बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लें। कल ये क्या था, इसको क्या बोल रहे थे आप? एवरेज पावर। क्लियर? अगर किसी सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो हो रही है, क्या कंज्यूम्ड हो रही है? एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड हो रही है वो एवरेज पावर अगर जीरो हो जाए, कितनी हो जाए? जीरो, तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्लियर? अगर किसी सर्किट में करंट बह रहा है लेकिन उसमें जो पावर कंजम्पशन आ रहा है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अब यानी 10-15-20 मिनट बाद। क्लियर? बाकी का फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही है। वॉटलेस करंट क्या होता है? नाम से पता चलता है बॉस। वॉट, वॉट काय की यूनिट है? पावर की। अब मैंने बोला वॉटलेस, वॉटलेस का मतलब पावर नहीं है, पावरलेस यानी पावर जीरो, तो वही तो बोल रहा हूं। अगर किसी सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होता है तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को वॉटलेस करंट कहते हैं। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद जब मैं सर्किट सॉल्व करूंगा तो जगह जगह वहां पर अगर एवरेज पावर कंज्यूम्ड जीरो आ जाएगी तो आप ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को कैसा करंट बोलेंगे? तो बोलना उस टाइम पे कि इस सर्किट में बहने वाला करंट वॉटलेस करंट होगा। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? जब भी किसी सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम जीरो हो जाती है तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट बोलते हैं। सीन क्लियर है सभी को? मेरी अगली बात, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर सभी लोगों की LIC क्लियर है। क्लियर है? आप लोगों को ये भी समझ में आता है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज VRMS इंटू IRMS cos फाई। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर cos फाई जो होता है उसे पावर फैक्टर बोला जाता है। क्लियर? और cos फाई का एक रिलेशन और होता है, cos फाई इज इक्वल टू R/Z। राज बताया था या नहीं बताया था? ये कैसे आया है cos फाई बराबर R/Z? बताया आपको? नहीं बताया, बताते हैं, घबराए नहीं। इसको भी चिपकाते हैं। LIC पता है, मैं यहाँ बना रहा हूं, यही बनाते थे आप। दिस इज LIC एंड दिस इज VR। जब हमने पूरा LCR सर्किट पढ़ा था तो आपने यहाँ पर फेज एंगल निकाला था, तो फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में देखा जाता है। करंट तो ये रहा, अब वोल्टेज कैसे बनाऊं? तो हमने इन तीनों वोल्टेजों का रिजल्टेंट निकाला था। पहले हमने VL और VC का रिजल्टेंट निकाला, तो हमारा ये आया था, याद है आपको? VL माइनस VC। कुछ लोग माइनस की जगह यहाँ ये वाला साइन लगा देते हैं, नेगेशन साइन बोलते हैं इसे, डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो। क्लियर है? फिर आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ऐसे आया था, याद आ रहा है सीन? इस रिजल्टेंट वोल्टेज को आपने V बोला था और ये एंगल फाई हुआ करता था। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को क्लियर है? ये मैंने जब LCR सर्किट पढ़ाया था तो ये पूरा बनाया था, राइट? अब पावर फैक्टर cos फाई होता है। cos फाई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था R/Z। तो मुद्दा हमारा ये है कि cos फाई बराबर R/Z आया कहाँ से है? तो भैया वो कोई तोप नहीं चलाई है, आया यहीं से ही है। ठीक है? आप बताओ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला है cos थीटा का? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें बेस कितना है? VR, और हाइपोटेन्यूज कितना है? V। तो क्या लिखूंगा? VR अपॉन V। तो cos फाई इज इक्वल टू
ये काय का वोल्टेज है? सिंगल कंपोनेंट का वोल्टेज है या पूरे सर्किट का वोल्टेज है? ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है। ये केवल अकेले रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। तो V बराबर आई आर। तो आई तो मैंने ये लिख दिया, आर की जगह क्या लिखूं? एक्स आर। और मैंने बोला था एक्स आर को मैं आर ही लिखूंगा, तो मैं आर लिख रहा हूं। ये काय का वोल्टेज है? पूरे सर्किट का वोल्टेज है। पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो V बराबर आई आर। तो आई आर की जगह क्या लिखूं? जेड। जेड क्यों लिखूं, समझ में आ रहा है? आई से आई कैंसिल, cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। कैसे आया, बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आप सबको पता है, समझ में आता है? जरा फिगर देख के बताओ। अब सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलो, सारी चीजें समझ, LIC दिमाग में है? तो मेरे को ये बता दो, सिंपल मैं यहां बना रहा हूं, देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही तो बोलते थे आप, LIC एंड दिस इज R। अब मेरे को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बता दो, बताना जरा फिगर देख के। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, फेज एंगल कितना होगा? 0। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है 90। सही बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट बोला। हो जाओ शुरू, सारे क्वेश्चन हो गए आपके लोग। चलो एक पहली बताओ, एग्जाम में ओटी आ गया, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा, बगैर पढ़ाए बताओ। एग्जाम में ओटी आ गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। ऑप्शन दे रहा हूं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। पहले अच्छा वाला सही बोल रहे थे, 0। 0 कोई नहीं, 1। 1 क्यों? क्योंकि देखो भैया, हमें मालूम है प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव तो मुझे पता चल गया, केवल ये लेंगे और ये लेंगे। फेज एंगल कितना हो गया? 0। और फेज एंगल 0 हो गया, तो मैंने पावर फैक्टर पूछा था। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई होता है ना। तो cos फाई कितना है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। इसलिए 1 है। नहीं बस है। अच्छा तो फिर बताओ, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 क्यों? हो गया तो बस, फिर बचा गया, खत्म कहानी। तो फिर आप देखते चले जाओ, मैं फटाफट सारे सर्किट 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूं। अब आप बताना, ठीक है? तैयार? हर सर्किट में पावर फैक्टर बताना है और एवरेज पावर कंज्यूम्ड बताना है। क्लियर? पहले देखो इधर ऑन द बोर्ड, बताओ ये कौन सा सर्किट है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलो बोलो इसका पावर फैक्टर। पहले तो फेज एंगल बताओ, फेज एंगल बताओ। फेज एंगल 0 हो गया, ठीक है भैया। फेज एंगल पता चल गया, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर cos फाई होता है, फाई की जगह 0 रखूंगा, cos 0 1। समझ में आ गया? किसी ने पूछा एवरेज पावर बताओ, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है V रमेश आई रमेश। cos फाई कितना है? 1। तो cos फाई की जगह 1 लिखूं, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हो, किसी का मन नहीं माने तो वो ऐसे भी लिख सकता है। ये भी 100% करेक्ट है। V आर एम एस। आई बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। V बराबर आई आर, तो आई बराबर V अपॉन आर। तो आई आर एम एस की जगह ऐसे लिखूं, V आर एम एस अपॉन आर। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहा है? V बराबर आई आर, तो आई बराबर V अपॉन आर होता है ना, तो आई की जगह V अपॉन आर लिखा है। यहां तक छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ऐसे बढ़ा दोगे तो भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख दो, V आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो भैया। तो अगर वो किसी भी सर्किट का ऐसे पूछेगा तो आप बता दोगे? तो चलो बताओ, ये कौन सा सर्किट है? ये वाला, ये बताना है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। चलो फेज एंगल बताओ, 90 डिग्री है, π/2 भी बोल सकता हूं। चलो पावर फैक्टर बताओ। पावर फैक्टर cos फाई होता है, फाई 90 है, cos 90 कितना हो गया? 0। आपको समझ में आ रही है सारी बातें? चलो किसी ने मुझसे एवरेज पावर भी पूछ मारी है, क्या करूं? V रमेश आई रमेश, cos फाई कितना लिखूं? cos फाई पूरा 0 हो चुका है, 0 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, एवरेज पावर 0 आ रही है।
तो इसका मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा करंट होगा? वॉटलेस करंट होगा। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? चलो अच्छी बात है। और बताओ, बताओ भैया कौन सा सर्किट है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। चलो बताओ भैया फेज एंगल बताओ। 90 या फिर पाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया। अच्छा बात है। पावर फैक्टर बताओ। चलो समझ गए ना? अब क्या रामायण बार बार करके बताऊं? चलो एवरेज पावर बताओ। सॉल्व करके बताऊं? वही सेम जैसी कंडीशन हो जाएगी। कर दूं ना? एवरेज पावर जीरो की जगह मतलब क्या है? वॉटलेस करंट। नहीं आई? क्लियर? ये आपके सिलेबस वाले सर्किट है। क्लियर है? एक लास्ट आपका सिलेबस वाला सर्किट। अब आता है एलसीआर सर्किट। हो जाओ शुरू। चलो आ जाओ। एलसीआर सर्किट के लिए बात करूं तो सबसे पहले बात आती है फेज एंगल। फेज एंगल कितना है भैया? एलसीआर सर्किट में फाई होता है ना? तो वो तो निकालना पड़ेगा अपने को। पावर फैक्टर बताओ। पावर फैक्टर इधर मैं सर्किट बना दूं पहले, रुक जाओ। एल सी आर। ठीक है बॉस? और भी कुछ एक बनाएंगे हम लोग, देखना। एलसीआर सर्किट ठीक है। चलो बताओ पावर फैक्टर कर लें इसका। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस पाई। हाँ भैया कॉस पाई बराबर, अब हमें फाई तो नहीं मिल रहा, बोले भैया तो फाई की वैल्यू कॉस पाई बराबर हमने डायरेक्ट पढ़ा है आर अपॉन जेड। अप्लाई करूं आर अपॉन जेड। और आगे बढ़ाना है तो ऐसे भी लिख सकता हूं आर, इधर लिखता हूं नीचे आर अपॉन जेड की जगह ये भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आई होगी? कौन आ गया ये? पावर फैक्टर। समझ में आ रही है बात? अब किसी ने मुझे एवरेज पावर निकालो भैया। बता भैया एवरेज पावर क्या लिखूं? वी रमेश आई रमेश कॉस फाई वैल्यू रख दो और क्या, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की जगह आर अपॉन जेड। बोलत का है नहीं? बोलते रहे हैं। पी एवरेज बराबर वी रमेश। हेलो, अब ये तो ऐसे ही लिखा रहे हैं तो वी रमेश आई रमेश आर अपॉन जेड की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो वी रमेश जैसे यहां किया था आई बराबर, तो आई आर एम एस की जगह क्या लिखूं बताओ? वी आर एम एस अपॉन जेड। क्यों? हाँ पूरे सर्किट का लेंगे ना। बोले भैया यहां पर जब हमने किया था तो सिंगल कंपोनेंट था, इसलिए हमने आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस बना लिया था। यहां पर वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, तो ये मैंने लिखा जेड, ये आई आर एम एस की जगह आया है वी आर एम एस अपॉन जेड, और ये आर अपॉन जेड पहले से है। बोले भैया चमका दो, तो ऐसे भी लिख सकता हूं वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये भी बगल से जेड है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। आप जेड इंटू ऐसे समझ लो, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या समझ लो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? जेड की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और इसका ये क्या है? बोला भैया स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन क्या लिखूं? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। आपको स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कोई यहां भी जोड़ सकता है, मैं तो चाहूं तो और आगे बढ़ा सकता हूं। V बराबर आई आर, यहां भी ये वो वाले फॉर्मूले बनते जा रहे हैं जिन लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा है। ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पावर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। P बराबर वी आई, फिर V की जगह आप आई आर रखते थे तो ये बन जाता था आई स्क्वायर आर, या आई की जगह V अपॉन आर रखोगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। इस टाइप के रिलेशन बना सकते हो। नहीं है बात समझ? ये डिजाइन तुम्हें जो दिख रहा है कहां? P बराबर वी आई टाइप, ये वी आई टाइप डिजाइन ये रहा, फिर V की जगह आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर, और फिर I की जगह V अपॉन आर रखोगे तो V स्क्वायर। आपको ये वाला कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? ये जो आप पैटर्न लगा रहे हो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन आर दिख रहा है ना, ये पूरा V स्क्वायर। बोलो भैया तीन, मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ यहाँ तक का सीन क्लियर है सभी को? किसी भी सर्किट का निकाल लेंगे ऐसे।
लाओ थोड़ा सा, वैसे तो ये आपके सारे सर्किट हो गए। आरसी सर्किट, आरएल सर्किट हमने पढ़ा नहीं है, उसके लिए निकालते हैं। बताओ भैया, आरएल सर्किट पावर फैक्टर क्या लिखूं? आरएल पावर फैक्टर इज इक्वल, आरएल, आर और एल दोनों दो दो चीजें जुड़ी। पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, सिंपल। चलो एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस, cos फाई की जगह क्या लिख दूं? आर अपॉन जेड। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? और आगे बढ़ाना है। एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस, ठीक है। आई आर एम एस की जगह भी यहां लिख दूं वी आर एम एस अपॉन जेड। बोलो भैया, जेड लिखूं? क्यों जेड लिखूं? दो कंपोनेंट है, आरएल सर्किट है ना। आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस अपॉन जेड, ये आर एज इट इज, ये जेड लिखूंगा तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। बोले भैया, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड की जगह क्या लिखूंगा? अंडर रूट में, तो अंडर रूट तो कट जाएगा स्क्वायर से, केवल क्या लिख दूं? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, एक्सी तो है नहीं, तो केवल क्या लिखूंगा? एक्सएल स्क्वायर। जो बोला पल्ले पड़ा है कि गोगी सी फंस गई, गोगी सी फंस गई ना, गुड़ गोबर सा हो गया है। ये पूरे सारे सर्किट हो गए। चलो अब सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। बोलो अगला क्वेश्चन क्या है? बोलेंगे नहीं है? वॉटलेस करंट नहीं है सर्किट, बोलो। ये हमने पूरा देख लिया। इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो और बताओ मुझे इसमें से कौन सा वाला है। फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बस ये कहानी है, देख लो जा पूरे आंसर है जी रहो। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन फॉर, आप ही को बताना है इसमें कौन सा वाला है। फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये वाला, ये वाला, हाँ तो देख लो जी एगो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा है? हाँ बीच वाला, कर लो है। इसके बाद हमारे सामने अगला है, फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएल सर्किट। क्रॉस मार देना इस पे, क्योंकि आरएल सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं रहा, वो यही था एक्चुअली। क्लियर? मैंने बोला था ना ये सिलेबस में नहीं है, वो यही है। देख लो आप एक बार, देखना चाहो तो जो मैंने कराया देखो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला है, फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आरसी सर्किट। इसको भी क्रॉस मार दो, ऐसे ही हो जाएगा जैसे आरएल किया है। इसके बाद अगला है, फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आरएलसी सर्किट। देख लीजिए आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट किया है हमने कि नहीं किया? चेक कर लो इसको। इतना हमने अभी पढ़ा, इसमें वॉटलेस करंट हमें कहां कहां मिला? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मिला, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मिला, है ना। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इन दोनों ही सर्किट्स में फेज एंगल कितना होता था? 90 डिग्री। और चूंकि इनका फेज एंगल 90 डिग्री होता था, इस वजह से इनमें एवरेज पावर कंज्यूम जो आता था वो कितना आता था? और चूंकि इनके अंदर एवरेज पावर कंज्यूम 0 आ रहा है, इसलिए ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? वॉटलेस करंट बोलते हैं। इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसकी थीम पे हम लोग जाते हैं, क्योंकि आगे का पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। क्या होता है, कोई भी सर्किट है, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो लाइट यूज करते हैं तो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है,
हमारे घरों में जो बिजली का बिल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब एनर्जी कंज्यूम हो क्यों रही है उसका कारण समझें। घरों में वायर बिछे होते हैं, वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और चूंकि वायर का रेजिस्टेंस होता है तो जब करंट बहता है तो वायर के रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। क्लियर। और जितनी एनर्जी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है ना, उसी का आपको बिल आ रहा है जो आपको पे करना पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा, ये जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो कितनी हो, ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो। कम से कम होगा तभी तो बिजली का बिल कम से कम आएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एवरेज पावर कंज्यूम किसी भी सर्किट में कम से कम हो जाए। कम से कम क्या, हम तो यही चाहेंगे जीरो हो जाए, बिल ही नहीं आए, है ना। तो जब भी किसी सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम जीरो हो जाता है तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को वॉटलेस करंट कहते हैं। इसमें क्या है, करंट तो सर्किट से बह रहा है लेकिन एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एवरेज पावर कंज्यूम जीरो, यानी यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में वो नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। ऐसे सर्किट हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट उसमें वॉटलेस करंट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वॉटलेस करंट, लेकिन पूरे तरीके से वॉटलेस नहीं होता। हम इसे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ, तो आप रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से ही तो बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है। तो मैं क्या चाहूंगा, वो लॉस कम हो जाए, और वो लॉस कम कब होगा, जब वायर का रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए। मैं तो ये चाहूंगा जीरो हो जाए, पर किसी भी वायर का, प्रैक्टिकली किसी भी वायर का जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, तो घरों में बिजली के बिल आना बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है। तो यहाँ पर हमको अभी पूछा गया है उसने वॉटलेस करंट क्या होता है। तो वॉटलेस करंट का मतलब समझ गए, अगर सर्किट में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है या प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वहां फेज एंगल 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से उसमें एवरेज पावर कंज्यूम जीरो हो जाती है। एवरेज पावर कंज्यूम जीरो हो जाती है, इसी वजह से ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। क्लियर। पहले डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग वॉटलेस करंट। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।